हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल और आज अपन डिस्कस करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे फर्स्ट टाइम है और जो खास तौर से सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये भी जो भी वीडियो है वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और बायोलॉजी से मैं कहूँ, बायोलॉजी से या लाइफ साइंस से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स हैं, किसी भी एग्ज़ाम की पीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले टॉपिक्स हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं वो ख़ास तौर से बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें, ताकि आपको डेली की जो नोटिफिकेशन है, जब भी वीडियो डलता है तो आपको नोटिफिकेशन अवेलेबल हो सके। तो इससे पहले भी अपन ने 4 पार्ट है वो डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में देखे हैं। उसी पार्ट को आगे अपन बढ़ाते हुए डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन को मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोट्स में अपन बात कर रहे थे, प्रोकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन। प्रोकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन का अपन ने डिस्कस किया है पहले डीएनए पॉलीमरेज का। डीएनए पॉलीमरेज के बारे में अपन लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें इसके जो टाइप्स है वो मैंने आपको बताए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इस प्रकार से 5 को अपन ने डिस्कस किया था। 5 के जो फंक्शंस हैं उनके बारे में भी डिस्कस किए थे कि किस प्रकार से इनका फंक्शन होता है। आगे अपन देखें प्रोकैरियोट्स में कि डीएनए रेप्लिकेशन का जो इनिशिएशन होता है वो किस प्रकार से होता है, क्योंकि जब भी अपन टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें 3 पार्ट्स में ज़रूर डिवाइड करते हैं उसको, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। तो यहाँ पर अपन एकदम जो कहें, एकदम छोटे बच्चे हैं उनको तो अपन पढ़ा नहीं रहे हैं, इसलिए अपन ऐसे कह नहीं सकते कि इनिशिएशन, सेकंड स्टोन अलग अलग लिखा के नहीं करेंगे। अपन डायरेक्ट देखेंगे कि स्टार्ट कैसे होता है डीएनए रेप्लिकेशन का। तो मैं फिर भी लिख देता हूँ, इनिशिएशन में कैसे स्टार्ट होता है तो अपन देखें। सबसे पहले बैक्टीरियल डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए सबसे पहले होता कैसा है, सर्कुलर। सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, सर्कुलर फॉर्म में पाया जाता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। इसमें हिस्टोन एब्सेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की ज़्यादा बाधाएं उत्पन्न नहीं होती है। तो इस प्रकार सर्कुलर जो भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इस प्रकार से उसकी कंडीशन देखने को मिलती है। इस प्रकार की उसकी कंडीशन है। तो यहाँ से अगर अपन डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, इसमें इनिशिएशन की अपन बात करें तो डीएनए का रेप्लिकेशन हमेशा सिंगल पॉइंट से स्टार्ट होता है। स्टार्ट फ्रॉम सिंगल पॉइंट। सिंगल पॉइंट, उस सिंगल पॉइंट को अपन क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को शॉर्ट में अपन लिखते हैं ORIC। ये ORIC बैक्टीरियल एक क्रोमोसोम, यदि ये स्ट्रक्चर है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है बैक्टीरिया का, कंप्लीट क्रोमोसोम में केवल एक ही पॉइंट ऐसा होगा जहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है। इसलिए सिंगल रेप्लिकेशन ओरिजिन पॉइंट देखने को मिलता है किसमें, प्रोकैरियोट्स के अंदर। उसे अपन क्या कहते हैं, ORIC। लेकिन अगर अपन बात करें यूकैरियोट्स की, यूकैरियोट्स का ये डीएनए है, इस डीएनए में मल्टी ओरिजिन रीजन देखने को मिलते हैं। मल्टी रेप्लिकेशन ओरिजिन
मिलते हैं। यहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, कहीं से भी डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है। मतलब मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सेंटर देखने को मिलते हैं यूकैरियोट्स में। लेकिन प्रोकैरियोट्स की अपन बात करें, केवल सिंगल रेप्लिकेशन पॉइंट देखने को मिलता है, जिसे अपन ORIC के द्वारा डिनोट करते हैं। ORIC की अपन बात करें कि जो ओरिजिन पॉइंट है, उस ओरिजिन पॉइंट को इसकी अपन साइज देखें तो इसमें अप्रोक्स जो इसकी साइज होती है वो कितनी होती है, 245 बेस पेयर लॉन्ग साइट होती है जहां ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। तो उसकी साइट कितनी होती है, इसकी साइज कितनी है, 245 बेस पेयर। आगे अपन देखें, इसकी जो इनिशिएशन है वो तो मैंने आपको बता दिया ORIC से स्टार्ट होता है। ORIC, यहाँ पर ORIC अपन कहें या इनिशिएशन पॉइंट या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहें। इस रेप्लिकेशन की साइट के अंदर 2 रिपीटेटिव सीक्वेंस पाई जाती है। रिपीटेटिव सीक्वेंस पाई जाती है, एक है 9 बेस पेयर और एक है 13 बेस पेयर। ये जो डीएनए है, जैसे अपन बात करें, ये डीएनए है किसका, बैक्टीरिया का। इस प्रकार सर्कुलर डीएनए है, तो इसका छोटा सा पार्ट अपन यहाँ पर लेते हैं। इसका सबसे पहले देखिए अपन, इसकी साइज कितनी है, 9 बेस पेयर, 9 बेस पेयर रिपीटेटिव सीक्वेंस। और दूसरी सीक्वेंस कौन सी है, जिसकी साइज 13 बेस पेयर है। अब अपन कहें कि जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, इसमें 9 जो बेस पेयर है उसकी कितनी कॉपी पाई जाती है, 5 कॉपी। और इसकी कितनी कॉपी पाई जाती है, 3 कॉपी। इनकी 5 कॉपी 9 बेस पेयर रिपीट की और इसकी 3 कॉपी पाई जाती है। जैसे इस प्रकार से इनकी कितनी कॉपी है, 5, एंड इसकी 3 कॉपी। और ये 5 कॉपी। ये किसका बात कर रहे हैं अपन, किसके डिस्कस कर रहे हैं, ये अपन बात कर रहे हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसके अंदर इस प्रकार की सीक्वेंस पाई जाती है। ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंस होती हैं दोनों, ये कैसी होती है, 80 रिच एडेनिन थाइमिन जो होती है उनकी सीक्वेंस होती है। ये इनके अंदर मैक्सिमम मात्रा के अंदर क्या पाया जाता है, एडेनिन थाइमिन पाई जाती है। और एडेनिन थाइमिन जहाँ भी पाई जाती है उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे होते हैं, डबल। अपन जानते भी हैं जब A और T के बीच में ऐसे लिखते हैं अपन तो डबल बॉन्ड लिखते हैं। तो डबल बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, वीक होते हैं।
ये हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे होते हैं, वीक होते हैं। इसीलिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में अपन क्या चाहते हैं, डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए है उस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को खोलना चाहते हैं कि वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो सके, और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जहाँ कन्वर्ट हो चुका होगा वहाँ पर ही जो डीएनए पॉलीमरेज है वो आकर बाइंड होगा और वहाँ से दूसरी स्ट्रैंड का क्या करेगा, वो सिंथेसिस करेगा। उसके लिए अपन डिस्कस कर रहे हैं कि पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है उसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए कैसे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट होता है, ये अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सीक्वेंस बता दी मैंने आपको, 9 की 5 कॉपी और 13 की 3 कॉपी, और सभी जो होती हैं वो कैसे होती है, एटी रिच होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड जिसके अंदर वीक होते हैं, एटी रिच सीक्वेंस होती है, और इजीली यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड इनके क्या हो सकते हैं, ब्रेक हो सकते हैं। तो यहाँ अपन ऐसे लिख सकते हैं, ORIC, ये ORIC है। सबसे पहले अपन देखें, अगर इसका रेप्लिकेशन होना है तो यहाँ पर कौन सी प्रोटीन आकर बाइंड होती है, तो सबसे पहले DNA A प्रोटीन, DNA A प्रोटीन आकर बाइंड होती है, जिसके साथ में ATP की सहायता से, ATP इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है और ATP की सहायता से NAD जो प्रोटीन है वो आकर यहाँ पर बाइंड होती है। जैसे इस प्रकार से, जैसे ही ये जो DNA A प्रोटीन है वो बाइंड कहाँ पे होगी, 9 मर पर, 9 जो कॉपी है उनके ऊपर बाइंड होता है। इनको अपन 9 मर बोल सकते हैं और इनको 13 मर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये बाइंड होगा तो ये किस पे साइड पे बाइंड होगा, इस साइड पे आकर ये बाइंड होंगे। तो यहाँ पर जैसे बाइंड होंगे तो बाइंड होते ही इसकी जो शेप है इस प्रकार की कुछ दिखाई, इस प्रकार की जो शेप है वो इसकी कन्वर्ट होगी। इस शेप में अपन देखें कि यहाँ पर जो है ये क्या है, 9 मर, इस प्रकार से इसमें फोल्डिंग देखने को मिलती है। और यहाँ कौन सी है, 13 मर की 3 कॉपी, इस प्रकार से। और यहाँ पर अपन दिखा सकते हैं कि ये जो है वो यहाँ पर आकर बाइंड होती है। इस प्रकार से यहाँ पर आकर ये बाइंड हो गई, कहाँ पे, 9 मर पर। और ये जो है वो क्या है, 13 मर। लेकिन इसमें होता क्या है, ATP की सहायता से इसको अपन ये भी कह सकते हैं इनिशियल कॉम्प्लेक्स। इनिशियल कॉम्प्लेक्स किसकी सहायता से बनता है, DNA प्लस ORIC, मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्लस DNA A प्रोटीन की सहायता से। DNA ये क्या है, प्रोटीन्स, DNA A प्रोटीन की सहायता से इनिशियल कॉम्प्लेक्स बनता है। और इनिशियल कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जैसे ATP की सहायता से ये यहाँ बाइंड होता है तो ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर यहाँ तक क्रिएट होता है, कितने, जो 13 मर है यहाँ तक प्रेशर क्रिएट होता है। प्रेशर क्रिएट होने के कारण से इनकी जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इनके ब्रेक हो जाते हैं, मतलब
खुल जाते हैं, टूट जाते हैं, जिनके कारण से 19 मर जो है, ये 13 मर जो है वो डबल स्ट्रैंड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे अपन देखें, इस प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी और यहाँ से ये जो है वो लूप है वो ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से ये ओपन लूप, ओपन डीएनए कॉम्प्लेक्स कौन सा खुला है? ये 13 मर, 13 मर जो है वो कॉम्प्लेक्स खुला हुआ है और यहाँ पर जो है वो ये 19 मर है, मतलब 9 मर। और इनके बीच में अभी जो प्रोटीन है वो कौन सी है? डीएनए ए प्रोटीन है। ये पर है। इस प्रकार से सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन में बैक्टीरिया के अंदर ORI-C का इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है कि इसके अंदर 2 प्रकार की सीक्वेंस पाई जाती है, 2 रिपीटेटिव सीक्वेंस पाई जाती है। एक तो 9 न्यूक्लियोटाइड की और एक होती है 13 न्यूक्लियोटाइड की। इसलिए 9 बेस पेयर और 13 बेस पेयर, 13 बेस पेयर की 3 कॉपी होती है, 9 बेस पेयर की 5 कॉपी होती है। सबसे पहले जो आता है डीएनए ए प्रोटीन आता है, वो जाके बाइंड होता है। बाइंड होते ही जो प्रेशर क्रिएट होता है, एटीपी एनर्जी देता है, जिसकी सहायता से जो 13 नंबर की 3 जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं और वो ब्रेक हो जाते हैं, जिसके कारण से ओपन लूप बन जाता है। ये ओपन कॉम्प्लेक्स बन गया। याद रखना आपको, जो डीएनए ए है वो बाइंड होता है 9 से और ओपन होता है वो कौन सी होता है? 13 मर ओपन होता है। ये तो इसका एक इनिशियल था। आगे अपन देखें कि किस प्रकार से रियल में ये इनका फंक्शन चलता है, आगे स्टेप क्या क्या होती है। सबसे पहले अपन देखें कि जो ORI-C है, ये अपन आपको डायग्राम माइंड में रखना है। अपन इस डायग्राम की बात कर रहे हैं। अपने पास जो डायग्राम है वो ये डायग्राम है और यहाँ ORI-C है। इसी रीजन की अपन बात कर रहे हैं। जो भी अपन बात कर रहे हैं इस छोटे से पार्ट की बात कर रहे हैं, इस पार्ट की, क्योंकि ओरिजिन है। तो यहाँ पर अपन एक डायग्राम बनाए। इस प्रकार से ये ORI-C है। यहाँ पर अपन देखें, इसको अपन ORI-C कह सकते हैं। और ORI-C की अपन बात करें तो इसकी साइज भी है वो एक पर्टिकुलर अपन दिखा सकते हैं कि इनकी जो साइट है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। और मैंने बताया भी आपको ORI-C जो साइट है वो कितनी होती है? अप्रोक्स 200 45 बेस पेयर इसकी साइट होती है। सबसे पहले अपन देखें इसके ऊपर कौन सी प्रोटीन आकर बाइंड होती है। तो सबसे पहले इस पे प्रोटीन जो है वो आके बाइंड होती है यहाँ पर, डीएनए ए, डीएनए सी और डीएनए बी। सबसे पहले तो ये, इसके बाद में ये आएगी, उसके बाद में आएगी डीएनए बी। बी भी है, वो भी कैसा है? एटीपी डिपेंडेंट।
एटीपी डिपेंडेंट है कौन सा, डीएनए बी प्रोटीन, जो भी इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर आकर बाइंड होती है। सबसे पहले अपन देखें कि सबसे पहले कौन सी आके बाइंड होती है, ए बाइंड होती है और उसके साथ में सी आती है। इस प्रकार से अपन दिखा सकते हैं, ये बाइंड होती है। ये बाइंड होने के बाद इसी के साथ में कौन सी होती है, सी बाइंड होती है। आप दूसरे कलर में दिखा सकते हो, ये सी, ये ए। इसके बाद में जैसे ही अगला अपन डायग्राम ड्रॉ करें तो जब बी बाइंड होगी तो यहाँ से ए और सी जो है वो निकल जाएगी। जैसे अपन डायग्राम देखें, इस प्रकार की स्ट्रक्चर अपन देखें कि जो लूप है वो ओपन हुआ है, तो ओपन होने के बाद में या ओपन होते वक्त जो इनको ओपन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो कौन सा बाइंड होगा, डीएनए बी आके ऐड होता है और यहाँ से कौन सा निकल जाएगा, ए प्लस सी। ये यहाँ से निकल जाएंगे और डीएनए बी जो है वो आकर बाइंड होगा। डीएनए बी जो है वो लूप इस प्रकार से बाइंड होगा, बी। डीएनए बी, ये डीएनए बी जो है उसके अंदर कौन सी एटीपी पाई जाती है, मतलब एटीपी डिपेंडेंट है पहली बात तो, प्लस एटीपी। और एक्टिविटी कौन सी पाई जाती है इसके अंदर, हेलिकेज एक्टिविटी। ये कौन सा है, हेलिकेज। और हेलिकेज का मतलब आप जानते भी हो कि हेलिकेज जो है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कन्वर्ट इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, मतलब ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड। ब्रेक, ये जो ब्रेक करता है वो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है। और इसकी डायरेक्शन जो होती है वो दोनों साइड में होती है, एक इस साइड में और एक इस साइड में, क्योंकि डीएनए की जो रेप्लिकेशन होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है, इधर भी होती है और उधर भी होती है। तो इस प्रकार से दो डीएनए बी जो प्रोटीन है उनके कॉम्प्लेक्स जो हैं, उनके कॉम्प्लेक्स जो है वो इधर भी बाइंड होते हैं और इधर भी बाइंड होते हैं। इसके अप्रोक्स अपन देखें, इसमें जो बाइंड होते हैं वो अप्रोक्स 12 है। हेलिकेज जो है वो प्रोटीन्स आकर या एंजाइम्स आकर बाइंड होते हैं, जो क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी, दोनों डायरेक्शन में चलते रहते हैं। ये इस डायरेक्शन में चलेगा और ये इस डायरेक्शन में चलेगा, और दोनों साइड में डीएनए को क्या करता जाएगा, ओपन करता जाएगा। उसी के साथ डीएनए बी जैसे वर्क करता है, उसी के साथ में एक एक्स्ट्रा प्रोटीन आकर बाइंड होती है, जैसे सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, SSB प्रोटीन। तो ये सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन होती है, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए जैसे ही सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट होता है वहाँ पर आकर क्या होता है, बाइंड होता है। जैसे यहाँ पर अपन दिखाएं, इस प्रकार की स्ट्रक्चर अपन बना सकते हैं, क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड हो गया और सिंगल स्टैंडर्ड हो गया तो यहाँ पर ये बाइंड हो सकती है। तो ये क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोटीन, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, ये भी बाइंड होती है। इस सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन की अपन बात करें तो इनकी जो साइज होती है वो अप्रोक्स 177
रेजिड्यूज। और वैसे देखा जाए तो ये कैसी होती है, टेट्रामर प्रोटीन का एग्जाम्पल है, ये टेट्रामर प्रोटीन की बनी होती है। और सिंगल स्टैंडर्ड जो है उसका फंक्शन अपन बात करें, अनबाइंडिंग या अनबाइंडिंग की अपन बात करें, यहाँ पर अपन कह सकते हैं अनबाइंडिंग मतलब मेंटेन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, मतलब वापस से डबल स्टैंडर्ड डीएनए ना बन जाए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को सेपरेट बनाए रखना, इसका क्या है फंक्शन है सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन का। तो इस प्रकार से इनका जो ओपन लूप है, इस प्रकार से ये क्या है एक ओपन लूप का फॉर्मेशन किया जाता है। जो लूप अपन बात करें कि यहाँ से जो साइट थी और यहाँ से साइट थी, ये तो था ORIC, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये तो कितनी थी ORIC, ये तो रीजन था जिसकी साइज कितनी थी 245 बेस पेयर। लेकिन पर्टिकुलर जो ओपन कॉम्प्लेक्स बनता है, ये ओपन कॉम्प्लेक्स कितने का बनता है, ये बनता है 45 बेस पेयर माइनस 45 बेस पेयर, इस साइड में ये ओपन होता है। अब इसमें कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे अपन देखें, एक टर्म कई बार पूछा जाता है प्राइमोसोम, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं प्राइमोसोम। कई बार टर्म पूछा जाता है प्राइमोसोम में कौन सी प्रोटीन या कौन से कंपोनेंट है उसको इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पर अपन बात करें कि अगर डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ से स्टार्ट होना है, यहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन अगर यहाँ से स्टार्ट होना है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या के बाइंड होगा, प्राइमर, और यहाँ पर भी प्राइमर। इस प्रकार इन प्राइमर को ऐड करने के लिए एक एंजाइम आएगा, जैसे क्या बोलते हैं प्राइमेज, ये भी प्राइमेज और ये भी प्राइमेज। ये प्राइमेज आकर यहाँ पर बाइंड होंगे, और ये प्राइमेज जो है इसमें प्रोकैरियोट्स में अपन बात करें तो बात करें डीएनए जी, मतलब डीएनए ए सी बी अपन बात कर लिए, अगला है जी। तो जी जो है डीएनए जी, उसमें कौन सी एक्टिविटी पाई जाती है, प्राइमेज की एक्टिविटी पाई जाती है। इसका मतलब इसमें कह सकते हैं ये किस प्रकार का एंजाइम है, ये कौन सी प्रकार का है, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज, और आरएनए पॉलीमरेज है, इसका मतलब इसने क्या किया है, छोटे से एक आरएनए मॉलिक्यूल का सिंथेसिस किया है। आरएनए क्यों, प्राइमर है, और प्राइमर को अपन क्या बोलते हैं, आरएनए बोलते हैं। ये क्या है प्राइमर, और प्राइमरी क्या है आरएनए है। और आरएनए जो प्राइमर होता है उसके साइज अपन 5 से 10 न्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं, और या फिर 10 से 15 न्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं। इनकी मतलब शॉर्ट आरएनए का मॉलिक्यूल होता है, उसे प्राइमर कहते हैं। प्राइमर को सिंथेसिस करने वाला आरएनए जो एंजाइम है उसे अपन प्राइमेज कहते हैं। और प्राइमेज एक्चुअल में होता क्या है, आरएनए पॉलीमरेज होता है। और यहाँ पर जो एग्जांपल है प्राइमेज और आरएनए पॉलीमरेज का वो कौन सा है, डीएनए जी। कई बार पूछा जा सकता है आपसे कि आरएनए पॉलीमरेज का फंक्शन कौन करता है प्रोकैरियोट्स में, तो डीएनए जी जो प्रोटीन है वो एक्ट एज आरएनए पॉलीमरेज का सिंथेसिस करता है। अपन बात कर रहे हैं प्राइमोसोम के अंदर कौन से प्रोटीन या फैक्टर इंक्लूड करते हैं। सबसे पहला आ जाएगा, प्राइमिक के नाम से भी है, प्राइमोसोम मतलब प्राइमेज एंजाइम। इसके अलावा कौन सा बाइंड है, यहाँ पर हेलिकेज बाइंड है, हेलिकेज। इसके अलावा क्या बाइंड है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मतलब बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। इसका मतलब प्राइमोसोम के अंदर प्राइमेज,
हेलिकेज एसएसपी प्रोटीन, और किसके बाइंड है ये, डीएनए के बाइंड है, तो ये डीएनए। तो यहाँ पर और भी देख लो इसमें कंपोनेंट कौन से हैं। और वैसे आपको डायरेक्ट पूछा जाए तो अगर ये एग्जाम्पल में ना दिया जाए और आपको दिया जाए DNAG, तो ये भी आप कह सकते हो इसके अंदर कौन सा पाया जाता है, DNAG पाया जाता है। हेलिकेज में कौन सा है, DNAB है, और ये एसएसपी प्रोटीन, और ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कौन सा है, प्राइमोसोम है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये इसमें देखने को मिलता है प्राइमोसोम के अंदर। एक टर्म अगला अपन देखें तो वो आता है रेप्लियोसोम। कई बार पूछा जाता है रेप्लियोसोम। इसकी अगली स्टेप अपन बात करें रेप्लियोसोम, क्योंकि सबसे पहले जो ये कॉम्प्लेक्स, जिस कॉम्प्लेक्स की अपन बात कर रहे हैं, ये जो डायग्राम है, ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स को अपन क्या बोलते हैं, प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स। क्यों प्राइमोसोम, मतलब यहाँ पर प्राइमेज बाइंड है। प्राइमेज जैसे रिमूव होगा तो यहाँ पर रेप्लियोसोम बन जाएगा। रेप्लियोसोम का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जैसे ही प्राइमर ने आरएनए का सिंथेसिस किया और आरएनए का सिंथेसिस करने के बाद निकल गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और इसने क्या किया, डीएनए का सिंथेसिस किया, किसकी सहायता से, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की सहायता से। तो प्राइमर रिमूव हो जाएगा। पहली बात, इसके अंदर प्राइमरेज एंजाइम नहीं आएगा, इसकी जगह कौन सा आएगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड मतलब रेप्लियोसोम के अंदर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड सबसे पहला एंजाइम आएगा। उसके अलावा हेलिकेज, और हेलिकेज को अपन लिख सकते हैं DNAB, और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और SSB प्रोटीन, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये तो कौन सा है, रेप्लियोसोम कॉम्प्लेक्स, और सेकेंड टाइप का है वो कौन सा आ जाएगा, प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स। तो पहले कौन सा बनता है, प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स, और सेकंड कौन सा बनता है, रेप्लियोसोम कॉम्प्लेक्स। आपको इनका डिफरेंशिएट जो है वो आपको याद रखने हैं। इस प्रकार से इनका डीएनए रेप्लिकेशन का क्या होता है, इनिशिएशन स्टार्ट होता है। इसको डायग्राम को अपन अगले डायग्राम के अंदर देखें कि किस प्रकार से इनका सिस्टम देखने को मिलता है। प्रोकैरियोट्स में अपन डीएनए रेप्लिकेशन देख रहे हैं, तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं ओरिजिन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सबसे पहले अपन देखें इस प्रकार से, ये क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। जिसमें 2 स्ट्रैंड है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। सबसे पहले इसमें सपोज ये इसका ओरिजिन पॉइंट है, ORIC, मतलब अपन, मैंने आपको बता दिया पहले भी, अपन इस स्ट्रैंड की डीएनए की बात कर रहे हैं। ये ऐसा है, ऐसा है, अपन इसकी बात कर रहे हैं, छोटे से पार्ट की बात कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पर
सबसे पहले कौन से प्रोटीन आकर बाइंड होती है, तो अपन बात करें DNA A प्लस C प्लस B प्लस G, ये सभी आकर बाइंड होते हैं और एक ओपन लूप बनता है। जैसे अपन बात करें इस प्रकार से, इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ओरिजिन, यहाँ से ओरिजिन हुआ है तो ये एक ओपन लूप बनता है। इस प्रकार से एक ओपन लूप बना है। इस ओपन लूप पर सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो आके क्या होती है, बाइंड होती है इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पर जो है मिड वाला सेंटर, यहाँ पर प्राइमर का सिंथेसिस किया जाता है। किसकी सहायता से, प्राइमेज की सहायता से। यहाँ पर और यहाँ पर सिंथेसिस किया जाता है। अब अपन बात करें कि डीएनए का सिंथेसिस कैसे होता है इनके ऊपर, तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम, यहाँ पर प्राइमर 5 प्राइम और यहाँ पर 3 प्राइम। डीएनए का सिंथेसिस हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, इसलिए इस डायरेक्शन में जो डीएनए का सिंथेसिस होगा वो डीएनए का सिंथेसिस कैसा होगा, कंटिन्यू होगा। और कंटिन्यू जिस स्ट्रैंड पे सिंथेसिस होता है वो लीडिंग स्ट्रैंड। और यहाँ पर अपन बात करें तो यहाँ पर छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के रूप में होगा इस प्रकार से, और छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के रूप में होगा तो उतने छोटे छोटे क्या होंगे इनके बीच में, प्राइमर इस प्रकार से। एक डीएनए का कंटिन्यू सिंथेसिस होगा, इसका इधर कंटिन्यू सिंथेसिस होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और इधर से इसका डीएनए का शॉर्ट फ्रेगमेंट के रूप में सिंथेसिस होगा, जिसे अपन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के नाम से जानते हैं। क्योंकि आपको जो भी आप पढ़ रहे हो उसको अपने माइंड में इस प्रकार से इमेज क्लियर कीजिए कि आपको एक्चुअल में पता रहे कि किस प्रकार से डीएनए रहा होगा और किस प्रकार से उनमें इस प्रकार से सिंथेसिस हुआ होगा, या इसी डायरेक्शन में क्यों हो रहा है, क्योंकि लूप इधर ओपन हो रहा है तो इसको तो कोई बैरियर ही नहीं है। इस साइड में ओपन होगा तो कंटिन्यू चलता जाएगा ये, लेकिन पीछे वाला तो इधर ओपन हो रहा है, इसलिए ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के रूप में बनते हैं। क्यों, इधर ओपन हो रहा पीछे तो फिर प्राइमर एक जुड़ेगा, फिर इतना छोटा फ्रेगमेंट बनाएगा। इस प्रकार से छोटे छोटे फ्रेगमेंट हमेशा जस्ट अपोजिट साइड में बनते रहते हैं। एक साइड में डीएनए कंटिन्यू सिंथेसिस करता है, तो ये स्ट्रैंड यहाँ पर क्या कहलाएगा, लेगिंग स्ट्रैंड, जिसके ऊपर कौन से फ्रेगमेंट बनते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनते हैं, और ये सब क्या है, प्राइमर। और यहाँ पर ये जो स्ट्रैंड है वो किसके रूप में काम करेगा, लीडिंग स्ट्रैंड। इसी प्रकार से इसी डायग्राम को अपन हाफ लूप की स्टडी करें तो हाफ लूप की स्टडी अपन कैसे करेंगे, इस प्रकार से। तो इसे क्या कहते हैं अपन, हाफ लूप। तो उसे अपन कहते हैं स्टडी। हाफ लूप की स्टडी क्या कहलाती है, रेप्लिकेशन फॉक। हाफ लूप की स्टडी करें तो उसे रेप्लिकेशन फॉक के नाम से जानते हैं, और इसीलिए हाफ लूप की स्टडी की जाती है। जैसे अपन देखें, इस प्रकार से यहाँ पर अपन देखें, ये डीएनए है, यहाँ पर हाफ लूप की स्टडी करें, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, और ये 5 प्राइम, और ये 3 प्राइम।
तो यहाँ पर सबसे पहले प्राइमर आके बाइंड हुआ, और प्राइमर जो है वो 5 प्राइम पर आकर बाइंड होता है। 5 प्राइम मतलब 3 प्राइम पर, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम। और 3 प्राइम पे राइबोज के आप जानती हो डीऑक्सी राइबोज के क्या होता है, OH ग्रुप फ्री होता है। उस OH ग्रुप को यूज में लेते हुए DNA पॉलीमरेज थर्ड क्या सिंथेसिस करता है, एक लॉन्ग स्ट्रैंड का DNA का क्या करता है, सिंथेसिस करता जाता है। जबकि इसके ऊपर अपन देखें, पहले यहाँ पर प्राइमर इतना ओपन हुआ होगा लूप छोटा सा, तब यहाँ पर प्राइमर बाइंड हुआ होगा, इसने DNA का सिंथेसिस यहाँ कर दिया। फिर इतना ओपन लूप हुआ तो यहाँ पर आकर क्या हुआ, प्राइमर बाइंड हुआ और इतना DNA का सिंथेसिस कर दिया। फिर इतना ओपन लूप हुआ तो यहाँ पर एक प्राइमर और आ गया, इस प्रकार से एक, फिर इतना ओपन हुआ तो यहाँ पर हो गया। इस प्रकार से एक फ्रेगमेंट पर DNA कैसे होते हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के रूप में सिंथेसिस होते हैं इस प्रकार से, जिन्हें ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। एक स्ट्रैंड पर DNA का सिंथेसिस कंटिन्यू होता है, जिसे अपन लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, और जिस पे ओकाज़ाकी बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं। और जो किया किसके जाता है, तो DNA पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा किया जाता है दोनों स्ट्रैंड का सिंथेसिस। इन प्राइमर्स को रिमूव करना, इनको रिमूव कौन करता है, DNA पॉलीमरेज फर्स्ट। इस DNA पॉलीमरेज फर्स्ट के बारे में अपने लास्ट वीडियो में भी काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। इस प्रकार से DNA का जो रेप्लिकेशन होता है उसका सिंथेसिस किया जाता है। एक सर्कुलर जो डायग्राम है उसके द्वारा आपको एक डायग्राम और दिखा देता हूँ कि सर्कुलर DNA का सिंथेसिस किस प्रकार से होता है। ये अपने एक लीनियर स्ट्रक्चर बनाई है। जैसे इस प्रकार का एक DNA है सर्कुलर, सबसे पहले ये इसका ओरिजिन ऑफ पॉइंट है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से इसका ओरिजिन होना है। यहाँ से अपन देखें, ये सिंगल स्ट्रैंड DNA है, इसको डबल बनाएं तो यहाँ पर ओपन होगा, यहाँ पर ओपन हुआ है लूप, तो यहाँ से DNA का सिंथेसिस और यहाँ टुकड़ों में सिंथेसिस, यहाँ DNA का सिंथेसिस और यहाँ टुकड़ों में सिंथेसिस। इस प्रकार से जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है वहाँ पर इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर बनती है जिसमें बाई डायरेक्शनल DNA का क्या होता है, सिंथेसिस होता है। ये भी इधर वो सिंथेसिस हो रहा है और ये इधर सिंथेसिस हो रहा है। और ये जो DNA है, मतलब इधर अपन बना सकते हैं इस प्रकार से DNA का सिंथेसिस हो रहा है ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स के रूप में। जैसे जैसे हेलिकेज के द्वारा इसके DNA को अनवाइंड किया जाएगा, ओपन किया जाएगा, वैसे वैसे जो कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से दिखाई देती है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। और यहाँ पर जो DNA का सिंथेसिस है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देने लगता है। इस प्रकार से DNA का सिंथेसिस होता जाता है। यहाँ DNA का सिंथेसिस और यहाँ पर भी DNA का सिंथेसिस। कुछ टाइम बाद अपन देखें तो DNA का एक स्ट्रक्चर बनती है, जैसे अपन बनाएं इस प्रकार के स्ट्रक्चर है। इस प्रकार ये DNA जो है वो कम्प्लीटली नीचे आ गया। और यहाँ अपन देखें तो DNA का जो सिंथेसिस है कंटिन्यू जो है वो यहाँ सिंथेसिस होता जा रहा है। और यहाँ वाला अपन बात करें इसकी आगे की तरफ, और यहाँ की अपन बात करें, इस प्रकार से DNA का सिंथेसिस होता जा रहा है। मतलब सिंगल स्ट्रैंड DNA जो है वो किस में कन्वर्ट होता जा रहा है, डबल स्ट्रैंडर्ड DNA के अंदर कन्वर्ट होता जा रहा है।
आगे अपन देखें, कुछ टाइम बाद जब इसका रेप्लिकेशन कंप्लीट होने को आएगा तो इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर बनेगी जिसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के 2 मॉलिक्यूल दिखाई देंगे आपको। इस प्रकार की स्ट्रक्चर कुछ दिखाई। इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी कि सिंगल स्ट्रैंड डीएनए से दो डीएनए के स्ट्रैंड है वो बन चुके हैं, डबल स्ट्रैंड डीएनए बन चुके हैं, मतलब 2 कॉपी हो चुकी है। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए यहाँ से लिया अपन ने, 1 कॉपी ली थी और इसकी 2 कॉपी बन चुकी है, 1 और 2। और लास्ट में जो एंजाइम है रिजोल्वेज के अंदर जो टोपोइसोमरेज सेकंड है उसकी सहायता से इनको यहाँ से कट कर दिया जाता है और कट कर कर इसको 2 कॉपी इसकी फ्री कर दी जाती है, बना दी जाती है। इस प्रकार से सिंगल जो मॉलिक्यूल था डीएनए का उसके 2 कॉपी यहाँ पर बन चुकी है। और रेप्लिकेशन की अपन बात करें कि रेप्लिकेशन कहाँ पे कंप्लीट होता है, तो रेप्लिकेशन पे जहाँ ओरिजिन होता है उसके जस्ट ऑपोजिट अपन कह सकते हैं यहाँ पर एक ट्रस सीक्वेंस पाई जाती है। ट्रस सीक्वेंस पाई जाती है जहाँ पर क्या होता है, टर्मिनल सीक्वेंस है। ट्रस सीक्वेंस पे लास्ट में आकर यहाँ पर क्या बाइंड होते हैं, ट्रस सीक्वेंस बाइंड ट्रस प्रोटीन। और ट्रस का एक क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है, जहाँ रेप्लिकेशन क्या होती है, कंप्लीट होती है। और कंप्लीट होने के बाद में यहाँ से टोपोआइसोमरेज के द्वारा यहाँ से इसको रिलीज कर दिया जाता है। टोपोआइसोमरेज सेकंड के द्वारा यहाँ से डबल स्ट्रैंड डीएनए को कट करके इसको रिमूव कर दिया जाता है और रिजोल्वेज कर दिया जाता है, मतलब अलग अलग सेपरेट कर दिया जाता है। इससे अपन थीटा रेप्लिकेशन मेथड भी कहते हैं। तो ये जो डीएनए रेप्लिकेशन का मेथड है, इस डीएनए रेप्लिकेशन को मेथड, इसकी जो आकृति है वो कैसी दिखाई देती है, एक थीटा जैसी रेप्लिकेशन की आकृति दिखाई देती है, इसलिए इसे थीटा रेप्लिकेशन डीएनए मेथड भी या डीएनए रेप्लिकेशन मेथड भी कहते हैं। तो इस प्रकार से अपना एक बेसिक टॉपिक था डीएनए रेप्लिकेशन का, जिसके बारे में आज अपन ने डिस्कस किया है। और आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। मेरे जो भी चैनल के वीडियो हैं खास तौर से उन स्टूडेंट्स तक जरूर शेयर कीजिए जो खास तौर से CSIR नेट की या फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उन स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके। और जो भी MSc में है वो अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों को हेल्प हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स।